नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है उससे रिलेटेड काफी कुछ क्लियर करने वाला हूं। काफी छात्रों को भर्ती के बारे में पता नहीं है कि ये भर्ती है, कितने पदों पर आपकी आने वाली है। ठीक है, इसके लिए आवेदन है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं, साथ ही में जो इस भर्ती को लेकर जो एक तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था कि ये भर्ती है वो संविदा पर जा सकती है, उसको नियमित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसको लेकर भी आपको अपडेट करूंगा। इस भर्ती में कितने पद आपके हो सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो आपकी क्या रहेगी। ठीक है, उसी के बाद में कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, फिलहाल आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कहां से आपको जो बैच है वो परचेज करना है। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। जो आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, साथ ही में आपका जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, दोनों को लेकर आपको मैं एक एक पॉइंट है वो अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। आज का वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने के साथ में आपके लिए काफी नॉलेजेबल भी रहने वाला है। ठीक है, आज सुबह का ही एक ई पेपर जारी हुआ है जिसको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसको जैसे कि मैं एक बार थोड़ा जूम इन कर लेता हूं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि भर्तियां अभ्यर्थी बार बार अनुपस्थित होते हैं हो तो फिर फीस वसूले सरकार, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। देखो ये बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी बार बार अनुपस्थित हो तो फीस वसूले सरकार, यानी कि जो एक तरीके से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जैसे अभी आपका एक तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होता है, OTR होता है, जिसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट फोरम है वो जगह जगह काफी भर्तियों में लगा लेते हैं और लगाने के बाद में वो उन भर्तियों में उपस्थित नहीं हो पाते। उपस्थित नहीं होने की वजह से आपको भी पता है कि जो RSSB है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, या एक तरीके से राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि जिस हिसाब से स्टूडेंट्स के फॉर्म भरते हैं उसी हिसाब से उनके द्वारा बंदोबस्त है, व्यवस्था है छात्रों के लिए की जाती है। अब इतने स्टूडेंट है वो नहीं पहुंच पाते हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा घाटा है वो सरकार को जाता है। ठीक है, अब इसी के बाद में जो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हनुमान किसान यानी बजट को लेकर हमने सरकार को कई सुझाव भेजने की तैयारी की है। इसमें नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती निकालने और विशेष शिक्षकों की भर्ती की मांग शामिल है। हनुमान किसान अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन के। ठीक है, अब इनका आपको जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वैसे मैं दिखा देता हूं, अभी मेरे पास में ये ओपन नहीं है। ठीक है, अब आपको जो 2012 मतलब कि 22 में जो भर्ती आई थी उसके हिसाब से आपको मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा और इस भर्ती के लिए जो अप्लाई है वो कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है वो भी आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास में जो नोटिफिकेशन है मेरे पास में ऑन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं इसमें योग्यता है, योग्यता क्लियर कर देता हूं। देखो जितने भी स्टूडेंट है एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। बार बार ये वीडियोज बनाए नहीं जाते और जो वीडियो मैं बना देता हूं उस वीडियो को आपका काम है इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। काफी छात्र क्या है कि अभी यहाँ पर इस वीडियो को ओपन किया होगा और वीडियो को ओपन करते डायरेक्ट एक तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर भर्ती कब आएगी और एक तरीके से हम अप्लाई कब कर सकते हैं। तो सब बताऊंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, सबसे पहले इसमें योग्यता आपको मैं बता देता हूं कि इसमें जो एक तरीके से देखो नॉर्मली तो जो स्टूडेंट BCA या एक तरीके से PGDCA करता है वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहता है। इसमें यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो स्टूडेंट एक तरीके से BTech भी करता है या कंप्यूटर साइंस CS ब्रांच से MTech करता है, ठीक है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, या ME करता है, मास्टर इन इंजीनियरिंग करता है वो भी अप्लाई कर पाएगा, इंफॉर्मेशन IT से करता है तो वो भी अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग करता है, ECE करता है तो अप्लाई कर पाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी करता है वो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई है वो कर पाएगा। उसी के साथ में अगर आपने MSc कर रखी है CS से, कंप्यूटर साइंस से आपने MSc कर रखी है या MSc आपने IT से कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MCA कर रखा है साथ में B लेवल या एक तरीके से C लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई है वो इसमें कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको मैं बता दूं जो BCA जो स्टूडेंट कर रखे हैं वो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा होगा, BCA जो कर रखे हैं वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की। ठीक है, साथ में जो सामान्य कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी मैं आपको क्लियर भी करने वाला हूं। वरिष्ठ को लेकर यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि आपने जैसे ये कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। ठीक है, अब उसी के बाद में जो सामान्य बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक तरीके से आपकी क्या एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने PGDCA कर रखा है मिनिमम 1 साल का तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से ही समझते हुए एक एक पॉइंट को चलना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। उसी के बाद में अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी बीई कर रखा है, या आपने बीटेक कर रखा है, उसी के बाद में सीएस ब्रांच से कंप्यूटर साइंस कर रखा है, या आपने आईटी कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखा है, उसी के बाद में ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है। उसी के बाद में ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल कर रखा है, ईआईसी कर रखा है, या एक तरीके से टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टीआई कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में अगर आपने बीएससी कर रखी है सीएस ब्रांच से कंप्यूटर साइंस से या आईटी से कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें बिल्कुल आपको वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है या आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, दोनों की मैंने एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, वो मैंने अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर दी है। अब आपका डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इसमें वेतन कितना मिलेगा। अभी देखो ये 2022 की भर्ती थी, ठीक है, 2022 का नोटिफिकेशन है, 2022 की भर्ती थी। अब ये जो भर्ती आने वाली है वो आपको 2025 में देखने को मिलेगी। अब इसके लिए कितने पद आपके रहेंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा, जैसे पे मैट्रिक्स लेवल 10 देख सकते हो, एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए लेवल 10 का आपको दिया जाएगा। साथ ही में का वेतन पे मैट्रिक्स 8 पर आपका निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तो आपका लेवल 10 का आपको पेमेंट है वो दिया जाएगा, और वरिष्ठ के लिए आपको पता है कि जो स्टूडेंट एमटेक वगैरह एमसीए वगैरह करता है वो अप्लाई कर पाएगा। लेकिन बेसिक के लिए जो बीसीए पीजीडीसीए वगैरह बीटेक वगैरह करता है उसका लेवल 8 के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो दी जाती है। अब इसका एक तरीके से सिलेबस है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न के बाद में जो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहेगा वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। अब देखो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें पदों की संख्या आपको क्लियर कर दूं। जैसे स्क्रीन पर आप देख पाओगे पदों की संख्या। देखो इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो पद थे वो आपके थे 9,862, ठीक है। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पदों की संख्या आपकी 295 में थी। टोटल आपके 10,157 पद थे। अब इनमें तकरीबन आपको मैं बताऊं 6,000 के लगभग, कितने पद, 6,000 के लगभग जो पद है वो अभी आपके भर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आप एवरेज में आपको बता रहा हूं, अप्रोक्स बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आपके अभी भी जो 4,000 पद है वो अभी भी आपके रिक्त है, खाली है, 4,000 पद अभी भी खाली है, और इनके ऊपर ही आपकी जो भर्ती है वो आने वाली है। और इस भर्ती में आपको मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट बीसीए करता है, ठीक है, बीसीए करता है और बीसीए के जैसे उसका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है और वो फाइनल ईयर में रहता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल जो अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए एक बार आपको मैं जो सिलेबस है उसके ऊपर नजर डलवा देता हूं। लास्ट में आपको मैं क्लियर करूंगा कि आपको फोरम है वो कहां से भरना पड़ेगा और साथ में आपके फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। साथ ही में आपको पता है एसएसओ आईडी के माध्यम से इसके फोरम वगैरह है वो आपके भरते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं आपको यहीं पर बताते हुए चलता हूं जो कि आपके लिए काफी इजी रहेगा, ठीक है। इसके लिए जो फोरम फीस है वो इतनी लगती है, बिल्कुल एससी एसटी और साथ में कुछ पिछड़ा वर्ग रहता है उनको यहाँ पर जो फोरम फीस है उसमें छूट है वो दी जाती है, हर बार दी जाती है, ठीक है। इसी भर्ती में नहीं सभी भर्तियों में आपको छूट है वो देखने को मिलेगी। यानी जो स्टूडेंट इन कैटेगरीज से एक तरीके से बिलोंग है वो करता है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर जैसे इन विशेष कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहते हैं इनको भी यहाँ पर छूट दी जाती है। जैसे कि कोई टूर्नामेंट है उनके पास में, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी हो गया या एनएसएस हो गया, ठीक है। उसी के बाद में स्काउट हो गया, ठीक है। इनका अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पर भर्ती में छूट है वो मिलती है, ठीक है। कुछ % की आपको छूट है वो दी जाती है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इसके सिलेबस को लेकर। अभी फिलहाल जो मेरे पास में सिलेबस है जो आप देख सकते हो ये बेसिक कंप्यूटर टीचर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों है मेरे पास में। एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूं। बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, भर्ती किस तरीके से निकलती है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब ये भर्ती कौन कंडक्ट करवाता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, आरएसएसबी के द्वारा ये जो भर्ती है वो कंडक्ट है वो करवाती है, ठीक है। आरपीएससी नहीं आरएसएसबी, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आपका पेपर मतलब कि इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट रहता है, ठीक है, उसी के बाद में पेपर सेकंड रहता है। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूं, पेपर जो फर्स्ट आपका रहता है वो आपका रहता है नॉन टेक, ठीक है। यानी कि इसमें टेक्निकल जो आपके पार्ट है वो आपके नहीं आते, इसमें आपका वो हिस्ट्री इंक्लूड रहता है। और उसके बाद में पेपर सेकंड रहता है वो बिल्कुल आपका टेक पार्ट रहता है, ठीक है, जो कि आपको मैं स्क्रीन पर क्लियर भी करने वाला हूं, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट का आप देख सकते हो, पेपर फर्स्ट में आपका कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होता है।
टोटल 100 मार्क्स रहते हैं। उसी के बाद में क्वेश्चन भी आपको 100 मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलेगा। साथ ही में 1/3 की आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और देखो लास्ट ईयर तो क्या हुआ था कि पहली बार राजस्थान में 2022 में पहली बार कंप्यूटर की भर्ती आई थी, ठीक है, कंप्यूटर टीचर की भर्ती आई थी। और क्या हुआ था, जो स्टूडेंट है वो तैयारी वगैरह टाइम से नहीं कर पाए थे, इसी की वजह से वहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो 40% रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 40% रखी गई थी। और क्या हुआ था कि 40% भी छात्रों के मतलब कि नंबर नहीं आ रहे थे, यानी कि 100 में से 40 नंबर लाना भी वहां पर उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो आप देख सकते हो कि यानी कि पेपर इतना हार्ड नहीं था, लेकिन स्टूडेंट उसके लिए पहले से तैयार नहीं थे। अब इसमें देख सकते हो ए ऑप्शन में इसमें राजस्थान आर्ट रहता है, ठीक है, वो आपकी संस्कृति रहती है, कल्चर, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, जनरल आपकी साइंस है, वो आपका आता है। दूसरा आपका पोर्शन रहता है बी पोर्शन, जिसमें आपका जनरल एबिलिटी में आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल एबिलिटी आती है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सोल्विंग आपकी आती है, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है और बेसिक न्यूमेरेसी आपकी आती है और डेटा इंटरप्रिटेशन आपका आता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ये भी आपका देखने को मिलता है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है और उसी के साथ में आपका 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। 2 घंटे का आपका पेपर है, वो करवाया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को आपको मिलेगी। उसी के साथ में इंपोर्टेंट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेथड से एबीसीडी वाले क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट है संस्कृति भी रहेगी, भूगोल भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा, सामान्य विज्ञान भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, गणित भी रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ पूछा जाता है। उसी के साथ में 2 घंटे का आपका पेपर होता है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब यहाँ पर मैंने जैसे फर्स्ट में क्लियर किया कर दिया था कि 40% ही यहाँ पर न्यूनतम आपको पास मार्किंग नंबर है वो आपको लाने थे, ठीक है, यानी जिन स्टूडेंट्स के 40 नंबर ही आ रहे थे 100 में से, वो स्टूडेंट वहां पर पास थे, ठीक है। और ये ओवरऑल लिया गया था, यानी दोनों पेपर्स में आपको 40% नंबर लाना नेसेसरी था। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि जैसे इस पेपर में तो आपने 60 नंबर ले आए और जो सेकंड पेपर था उस पेपर में आप 40 नंबर ले आए, ठीक है, तो आपको 80 करना था, मतलब कि एक तरीके से 80 करना था। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपका हो भी जाता है, ठीक है, जैसे मतलब कि इस पेपर में तो आपके 60 नंबर आ रहे थे और उस पेपर में आपके आ रहे थे 20 नंबर, और जैसे आप टोटल इनका करोगे तो 40-40 आपका 80 होता है। तो इस तरीके से 60 + 20 टोटल आपका 80 हो गया। तो इस तरीके से नहीं देखा जाएगा। इसमें कंफर्म था कि जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर में भी आपको 40 नंबर है वो लाना था, और उसी के बाद में जो आपका सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर में भी आपको एक तरीके से 40 नंबर है वो लाना था, ठीक है। यहाँ पर कम बत्ती जो नंबर रहते हैं, कम ज्यादा नंबर रहते हैं, वो यहाँ पर नहीं देखा जाता। अब उसी के बाद में सेकंड पेपर आप देख सकते हो। सेकंड पेपर में आपसे क्या क्या क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। सेकंड पेपर पूरा आपका टैग रहता है, यानी कि पूरा उसमें एक तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आपका पेडागोजी आता है 15 नंबर का, ठीक है। उसी के बाद में 15 क्वेश्चन रहते हैं और 15 नंबर के रहते हैं। सेकंड आपका रहता है मेंटल एबिलिटी, जो कि 15 नंबर का, क्वेश्चन भी 15 और मार्क्स भी आपके 15। सब्जेक्ट रिलेटेड, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहते हैं, वो आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें रहते हैं। ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होता है, यानी कि टोटल आपका 4 घंटे का पेपर होता है। एक ही दिन में ये दोनों पेपर है वो करवाए जाते हैं, बिल्कुल 2 पारियों में ये पेपर होते हैं। उसी के बाद में टोटल 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोनों पेपर में, और दोनों ही पेपर आपके 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसी के बाद में बिल्कुल एमसीक्यू मेथड से ही आपका पेपर है वो इस बार भी होने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं देखो, इसमें पेपर पेडागोजी रहता है, मेंटल एबिलिटी रहता है, कंप्यूटर रहता है, डाटा प्रोसेसिंग रहता है, प्रोग्रामिंग हो गया, इसके बुनियादी जो सिद्धांत है वो आपके हो गए। ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को मिलती है। इसमें भी अगर 40% नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अप्लाई है वो कर पाओगे। अब बिल्कुल जनरल नॉलेज में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो उन चीजों को अभी यहाँ पर बखाना है वो कर रखा है, ये स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो, ठीक है। उसी के बाद में कंप्लीट जानकारी यहां पर दे रखी है। उसी के बाद में साइंस में ये क्वेश्चन है, मतलब कि इन टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आपसे। उसी के बाद में नेक्स्ट जनरल एबिलिटी है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अब 2025 में जो भर्ती होगी कंप्यूटर अनुदेशक की 2025 में भर्ती होगी, वो आपको मैं बता देता हूं 4000 पदों पर, यानी 4000
प्लस पद है वो आपके रहने वाले हैं। ध्यान रखना 4000 प्लस पद आपके रहने वाले हैं। उसी के साथ में भर्ती आपकी कब होगी, ये आपकी 2025 में ही होने वाली है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 2025 है, 2025 के लास्ट के जो मंथ रहेंगे उनमें आपको इस भर्ती से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। जैसे माने तो नवंबर, उसके बाद माने तो दिसंबर। अब फिलहाल चर्चा क्या चल रही है कि अभी फिलहाल चर्चा देखो, इसमें सब्जेक्ट ये रहेंगे जैसे कि बेसिक न्यूमेरेसी हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। पूरा सिलेबस आपको दे रखा है। ये सिलेबस आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर पूरा नेटवर्किंग सिस्टम रहता है। नेटवर्किंग में मतलब नेटवर्किंग है, उसमें भी क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, जैसे प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस एंड मैलिशियस अटैक, यानी कि इसमें आपकी जो हैकिंग है या एक तरीके से सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में आपका आ जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल्स, ये आपका नेटवर्किंग में आ जाता है, ठीक है। यूटिलिटी हो गया, उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा हो गया, डीबीएमएस में आपका आ जाता है। नेटवर्किंग आपसे पूछा जाएगा, जिसमें लैन वैन सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग है वो आपसे पूछा जाएगा। ये पूरा आपका डीबीएमएस रहता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, यानी सैड से भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें भी सब्जेक्ट मतलब कि जो टॉपिक है जिसमें कि इंट्रोडक्शन हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फीजिबिलिटी हो गया, ये सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर टीचर सिलेबस आपका इस तरीके से रहता है, जो कि मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अब ये तो बेसिक का हो गया। उसके बाद में वरिष्ठ का भी आप देख सकते हो, वरिष्ठ का भी है मेरे पास में, ये देख सकते हो। सीनियर का भी आप देख सकते हो। ये सिलेबस भी आपका सेम ही रहने वाला है, यानी सेम ही 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस भी आपका सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बहुत इसमें अंतर है वो आपको देखने को मिल सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके लिए फॉर्म है वो कब भरवाए जाएंगे। फॉर्म आपके मैं बता दूं कि जो आपका दिसंबर मंथ है, ठीक है, दिसंबर 2025 है। दिसंबर 2025 से पहले पहले आप इस भर्ती से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। ये भर्ती काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। अब इसमें एज लिमिट आपकी क्या रहती है, एज लिमिट भी आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। साथ में फॉर्म फीस आपकी कितनी रहती है वो भी चलिए मैं क्लियर कर दूंगा। उसी के बाद में भी आपको जो सितंबर का मंथ है, ठीक है, सितंबर के मंथ के बाद में इसके जो फॉर्म है आपके स्टार्ट है वो हो सकते हैं। फिलहाल आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इसका बैच ले सकते हो। जैसे अभी फिलहाल जो कोचिंग संस्थान है वो आपका, जैसे आप इन्फिक्यू से ले सकते हो। इन्फिक्यू अच्छी एक तरीके से कोचिंग संस्थान है जहां से आपको अच्छा पढ़ाया जाता है, शायद मैंने पढ़ाया वो, ठीक है। इन्फिक्यू से आप ले सकते हो। उसी के बाद में पाठशाला है जो कि काफी पॉपुलर है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर, वहां पर संजय सर, पवन सर सब आपको पढ़ाते हैं, तो एक बार जाकर वो देख लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई है वो जरूर मिल जाएगा। अब जैसे एज लिमिट का आपको मैं क्लियर भी कर देता हूं कि इसमें एज लिमिट है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। सभी चीजें मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अभी मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कोई डाउट है वो रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया, आपको एग्जाम पैटर्न है वो भी कंप्लीट कर दिया कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। आयु का मैं बता देता हूँ। आयु इसमें 18 साल से लेकर 24 साल तक आपकी, मतलब कि 40 साल तक आपकी रहने वाली है। साथ में जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट है, एससी हो गया, एसटी हो गया, साथ में कुछ आदिवासी गुमंतु अर्ध गुमंतु से जो बिलोंग करते हैं उनको 45 साल तक की जो छूट है वो दी जाती है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है। उसी के बाद में जो एज लिमिट है वो आपकी काउंट की जाती है। जैसे 2022 में भर्ती आई थी तो आपकी जो एज है 18 साल वो आपकी कंडक्ट की गई थी 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। अगर आपकी भर्ती अब 2025 में एक तरीके से आएगी, ठीक है, तो आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2026, ठीक है। 1 जनवरी 2026 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो यानी कि आप 1 जनवरी 2026 से पहले पहले 18 साल के कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसी के बाद में आपकी 1 जनवरी 2026 के बाद में या उससे पहले आपकी 40 साल है वो होनी चाहिए। अगर उसके बाद में अगर आपकी हो रही है तो आप इसके लिए अप्लाई है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। फिर भी कोई सी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ये तीनों PDF आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय।